2 बज रहे थे। दिल्ली से नागपुर जाने वाली ट्रेन का जनरल डिब्बा, जो किसी जेल से कम नहीं था। नींद, पसीना, भीड़ की बदबू और हड्डियों को तोड़ देने वाली थकान। आर्यन, मोहित, सौरभ, काव्या चारों कॉलेज ट्रिप से लौट रहे हैं, बुरी तरह थके हुए। आर्यन खिड़की के पास बैठा है, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट है। आर्यन बेचैनी से अपना गला पकड़ते हुए कहता है, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, अजीब सी उलझन हो रही है, जैसे दम घुट रहा हो। तभी मोहित नींद में झुंझलाते हुए कहता है, सो जा भाई, जनरल डिब्बे में और क्या 5 स्टार वाली फीलिंग आएगी। सुबह तक नागपुर पहुंच जाएंगे। आर्यन खड़ा हो जाता है, उसे पसीना आ रहा है। वो दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, नहीं यार, उल्टी सी लग रही है, हवा चाहिए मुझे। मैं अगले स्टेशन पर नीचे उतरता हूँ, पानी की बोतल भी खाली है। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना, रात का टाइम है। ये ट्रेनें छोटे स्टेशनों पर ज्यादा देर नहीं रुकती। ट्रेन एक सुनसान अंधेरे स्टेशन पर रेंगती हुई रुकती है। एक ऐसे स्टेशन पर जिसका नाम भी बोर्ड पर आधा मिटा हुआ था। इस स्टेशन पर ऐसी अजीब वीरानी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आर्यन ट्रेन से नीचे उतरता है। ठंडी हवा का झोंका उसे लगता है। वो एक नल की तरफ बढ़ता है, जहां से टपकती बूंदों की आवाज खामोशी को चीर रही थी। आर्यन नल के पास खड़ा होता है। वह नल घुमाता है, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं आती। चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक ट्रेन का हॉर्न बजता है, बहुत तेज और डरावना। ट्रेन के दरवाजे धड़ाम से बंद होते हैं। आर्यन की आंखों में खौफ आ जाता है। आर्यन चिल्लाते हुए कहता है, रुको, अरे रुको, रुक जाओ, कोई ट्रेन रोको। आर्यन पागलों की तरह दौड़ता है। ट्रेन चलने लगती है। वो डिब्बे के दरवाजे के बहुत करीब है। उसका हाथ हैंडल तक पहुंचने ही वाला है। तभी मोहित खिड़की से आर्यन को दौड़ते हुए देखता है। वो घबरा कर इमरजेंसी चेन की तरफ हाथ बढ़ाता है कि तभी टीसी गुस्से में चिल्लाते हुए, ओए, क्या कर रहा है? चेन खींची तो सीधा केस बनेगा। बिना इमरजेंसी के ट्रेन रोकी तो जेल भी हो सकती है, और जुर्माना अलग। डिब्बे के दूसरे यात्री भी मोहित पर चिल्लाने लगते हैं, पागल है क्या? मरवाएगा सबको। रात भर यहीं खड़े रहना है क्या? मोहित का हाथ हवा में ही रुक जाता है। डर और पीयर प्रेशर उस पर हावी हो जाता है। ट्रेन तेज हो जाती है। आर्यन पीछे छूट जाता है। मोहित अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। टीटी के डर के बावजूद वो झटके से चेन खींच देता है। कुछ नहीं होता, ना कोई झटका, ना हवा निकलने की आवाज। चेन बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, जैसे वो किसी चीज से जुड़ी ही ना हो। तभी टीटी हंसते हुए बोला, बेकार की मेहनत की तूने। ये जनरल डिब्बा है, इसकी इमरजेंसी लाइन बरसों से कटी पड़ी है। मोहित खिड़की से बाहर देखता है। स्टेशन तेजी से पीछे छूट रहा है। प्लेटफॉर्म पर आर्यन खड़ा है। अब वो दौड़ नहीं रहा, वो बस स्थिर खड़ा है। उसकी नजरें सीधे ट्रेन की तरफ हैं, जैसे उसे पता हो कि अब कुछ भी रुकने वाला नहीं है। उसका चेहरा कोहरे में गायब हो जाता है। आर्यन अकेला है। वो स्टेशन के उस हिस्से में जा रहा है जहां सबसे ज्यादा रोशनी है। तभी पीछे से जैसे किसी के पायल या चेन के हिलने की आवाज आई। आर्यन डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। वहां कोई नहीं, कोहरा और गाढ़ा लगने लगता है। कौन है? कोई है क्या यहाँ? ऐसा कहकर आर्यन स्टेशन के अगले हिस्से में चला जाता है। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठता है। अचानक लाउडस्पीकर के ऑन होने की कर्कश आवाज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 13 अकेले यात्रियों के लिए है। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। आर्यन चौंक कर ऊपर देखता है। एक जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा है। उस पर लिखा है, प्लेटफॉर्म नंबर 13। एक पीली मटमैली लाइट बार बार झपक रही है। तभी आर्यन अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, प्लेटफॉर्म 13?
लेकिन ट्रेन तो प्लेटफॉर्म 1 पर रुकी थी। वो अपना मोबाइल निकालता है। स्क्रीन पर लिखा है नो नेटवर्क। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है जो उसे देख रहा है। धीमे कदमों की आवाज। हवा अचानक रुक जाती है। वो धीरे धीरे पीछे देखने की हिम्मत करता है और पीछे देखता है तभी एक सूखी थकी हुई बूढ़ी आवाज सीधे उसके कान के पास। ट्रेन छूट गई बेटा। आर्यन देखता है एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा है। उसकी वर्दी बहुत पुरानी है, जगह जगह से फटी हुई। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं, सिर्फ सफेद मरी हुई चमक। वो बिना पलक झपकाए आर्यन को घूर रहा है। आर्यन डरते हुए बोला, जी वो अगली ट्रेन कब है? मुझे नागपुर जाना है। स्टेशन मास्टर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, अगली ट्रेन? यहाँ अगली ट्रेन आती नहीं बेटा, सिर्फ लाती है। स्टेशन मास्टर धीरे धीरे कोहरे में पीछे हटता है और गायब हो जाता है। आर्यन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जा चुका है। आर्यन घबराहट में प्लेटफॉर्म पर चलने लगता है। वो प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा। वो अपनी घड़ी देखता है। घड़ी में समय है 2:08 हो चुके थे। आर्यन चलता रहा। उसे लगा शायद आधा घंटा बीत गया, लेकिन जब उसने दोबारा घड़ी देखी, घड़ी में समय अब भी वही है, 2:08। आर्यन पागलों की तरह घड़ी ठोकते हुए कहता है, चल क्यों नहीं रही? क्या हो गया है इस जगह को? उसे प्लेटफॉर्म के कोने में कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनकी तरफ दौड़ता है। एक आदमी सिर पकड़कर बैठा है। एक औरत बैठकर रो रही है। तभी आर्यन कहता है, हेलो अंकल, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? आदमी बिना सिर उठाए एक ही रट लगाए हुए है। मैं बस पानी लेने उतरा था, बस पानी लेने, तभी ट्रेन चल पड़ी। तभी औरत सिसकते हुए, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं ट्रेन में चढ़ ही रही थी, तभी दरवाजा बंद हो गया। आर्यन बस खड़ा रह गया, देखता हुआ, सुनता हुआ, जैसे उसका शरीर वहीं था लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। वो सब एक ही लूप में फंसे थे, अपनी आखिरी गलती को बार बार दोहराते हुए। तभी आर्यन की नजर दीवार पर लिखे एक कोयले के मैसेज पर पड़ती है। दीवार पर लिखा है, जो अकेला उतरा वो यहीं रह गया। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई पायल की आवाज। तभी आर्यन इधर उधर देखता है, कोई नहीं होता। बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था और उसके आगे कोहरे से एक औरत की आकृति उभरती है। लाल साड़ी, चेहरा बालों से ढका हुआ, वो आर्यन की तरफ बढ़ रही है। आर्यन का पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया। उसने ध्यान से देखा, उस औरत के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। औरत हंस रही थी या रो रही थी, आर्यन कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज बेचैन करने वाली थी। तभी औरत आर्यन से कहती है, तुम्हें घर जाना है? आर्यन रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, हाँ प्लीज मुझे जाने दो, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। औरत अब पहले से ज्यादा सामने आती है, पहले से ज्यादा साफ और पहले से ज्यादा डरावनी। उसका चेहरा अब थोड़ा दिख रहा था, आंखें काली, भीतर धंसी हुई, नाक गायब, मुंह फटा हुआ जैसे किसी ने चीरा हो, लेकिन सर के बाल चेहरे पर आए थे। औरत अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आर्यन कांपते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, बस रखने ही वाला होता है। तभी एक तेज रूह कंपा देने वाली चीख जो सन्नाटे को चीरती हुई उसके कानों में घुस जाती है। आर्यन झटके से हाथ पीछे खींच लेता है, सिर जैसे फटने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब घूम जाता है, सांस अटक जाती है, पैर जवाब दे जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ काला। आर्यन को अचानक सब याद आने लगता है।
1 साल पहले उसी ट्रेन में आर्यन नींद में दरवाजे के पास खड़ा था। एक तेज झटका लगा, उसका संतुलन बिगड़ा, वो चलती ट्रेन से नीचे गिरा। तभी बेहोश पड़ा आर्यन उठ खड़ा होता है। आर्यन दहशत में अपनी बॉडी को देखता है और कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सच किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर लगा। वो ट्रेन छूटने से नहीं डरा था, वो उस रात मर चुका था और यह प्लेटफॉर्म, यह उसकी आखिरी याद थी, उसकी कब्र थी। आर्यन घुटनों के बल गिर जाता है और आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोहरे में दब जाती है। मोहित ट्रेन की सीट पर झटके से जाग उठता है। सांस बेकाबू है, पूरा शरीर पसीने से तर। वो चारों तरफ देखता है। तभी सौरभ कहता है, उठ जा भाई, आ गया नागपुर। क्या डरावना सपना देख रहा था क्या? शायद सपने में आर्यन आया होगा। तभी मोहित कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तूने सारी रात हमें सोने नहीं दिया। तू पूरी रात आर्यन का ही नाम ले रहा था। तुझे कितनी बार कहा है आर्यन मर चुका है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोच। चल अब हमारा स्टेशन आ गया। तीनों दोस्त ट्रेन से उतरते हैं। मोहित अभी भी सदमे में है। वो स्टेशन पर एक असली टीटी से वो पूछता है, सर, रात को दिल्ली और नागपुर के बीच में कोई पुर नाम का स्टेशन आता है जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 13 हो? टीटी हैरानी से देखते हुए, क्या बात कर रहे हो? इस पूरे रूट पर किसी भी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 13 है ही नहीं, और रात को तो हम किसी छोटे स्टेशन पर रुके ही नहीं। रात के 2:08 हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 13 अपने अगले अकेले यात्री का स्वागत करता है। 10 दिन बीत चुके हैं। मोहित अपने घर में है। वो बिल्कुल शांत है, किसी से बात नहीं करता, बस एक कोने में बैठा रहता है। उसके कमरे में हर आवाज उसे ट्रेन की आवाज लगती है। पंखे की आवाज, ट्रेन के पहिए, नल से टपकता पानी, जैसे स्टेशन की वो टपकती बूंदें। आर्यन मर चुका था, लेकिन मोहित जिंदा होकर भी मर रहा था। उसे लगता था कि वो बचकर आ गया है, लेकिन वो गलत था। प्लेटफॉर्म 13 अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। एक दिन रात के समय मोहित सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है। उसके फोन पर एक वॉइस नोट आता है। सेंडर अननोन है। मोहित वॉइस नोट प्ले करता है। मोहित, मैं आर्यन बोल रहा है। यहाँ बहुत ठंड है यार, तूने जैकेट भी नहीं दी, सब मुझे घूर रहे हैं। तू कब आएगा? मोहित डरते हुए, पसीने से भीगा हुआ, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। वो फोन फेंक देता है, लेकिन फोन के स्पीकर से अब भी आवाज आ रही है, हंसने की आवाज। अगले 2 दिन मोहित अजीब बर्ताव करता है। वो खाना नहीं खाता, बस दीवारों को घूरता है। एक रात वो चुपचाप उठता है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं है, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो घर का दरवाजा खोलता है और नंगे पैर निकल जाता है। वो हीरो बनकर आर्यन को बचाने नहीं जा रहा था। वो बस एक कठपुतली था, जिसकी डोर अब उस तरफ थी। उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। मोहित रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वो टिकट काउंटर पर नहीं जाता, वो सीधे एक खड़ी मालगाड़ी के खुले डिब्बे में जा बैठता है। उसकी आंखें बंद होती हैं। जब मोहित की आंख खुलती है, तब घना अंधेरा, बदबू। उसे एहसास होता है कि ट्रेन रुकी हुई है। वो बाहर देखता है, सामने वही बोर्ड, प्लेटफॉर्म नंबर 13। मोहित का गला सूख जाता है। पानी की चाह में वो डरते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 13 के उसी नल के पास जाता है जहां उसने आर्यन को देखा था। वो नल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। हाथ कांप रहे हैं, पैर जड़ हो रहे हैं। पल भर के लिए लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब मोहित मुड़ता है, वहां कुछ भी नहीं। फिर कोहरे में अचानक हल्की सी आकृति झलकती है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन अगले पल गायब हो जाती है। मोहित अपने डर को दबाता है, लेकिन हर धड़कन के साथ प्लेटफॉर्म की वीरानी और गहरी होती जाती है। मोहित का दिल धक धक करता है, हाथ ठंड से कांप रहे हैं। मोहित को दूर बेंच पर एक लड़का बैठा दिखता है। उसने वही कपड़े पहने हैं जो आर्यन ने उस रात पहने थे। तभी मोहित कांपती आवाज में कहता है, आर्यन?
तभी बेंच पर बैठा लड़का धीरे से मुड़ता है। वो आर्यन ही है। आर्यन कहता है, तू आ गया भाई, मैंने कहा था ना तू मुझे लेने आएगा। मोहित रोते हुए, राहत की सांस लेते हुए, भाई तू ठीक है, चल यहाँ से, प्लीज चल। मोहित आर्यन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। मोहित को आर्यन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा लगा और फिर उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। आर्यन की धड़कन नहीं चल रही थी। आर्यन मोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तू मुझे ले जाने नहीं आया मोहित, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मोहित पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन की पकड़ लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। आर्यन का चेहरा अब बदलने लगता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। तभी आर्यन कहता है, तू यहाँ मेरे साथ रहने आया है। अकेले रहने में बहुत डर लगता है भाई, अब हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा। आर्यन के पीछे से प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी मुर्दा लोग धीरे धीरे पास आने लगते हैं। वो हमला नहीं कर रहे, बस घेर रहे हैं। उनके चेहरों पर एक बीमार सी खुशी है कि नया सदस्य आया है। मोहित चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया है। आर्यन की आंखों से काले कीड़े निकलने लगते हैं। मोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। वो बस रो रहा है, लाचार है। जिंदा इंसान मुर्दों की दुनिया से जीत नहीं सकता। दोस्ती की आड़ में मौत ने उसे बुला लिया था। सुबह होते ही सब बदल गया। रेलवे ट्रैक पर पुलिस थी और वहां एक ऐसा शव जिसे देख पुलिस की भी हालत खराब थी। इंस्पेक्टर लाश की जेब से ID कार्ड निकालता है। इंस्पेक्टर धीमे स्वर में कहता है, अच्छा तो इसका नाम मोहित है। अरे सर, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? ये तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। ये सिर्फ हादसा था या कुछ और।